अब जरा कुछ बात करते हैं ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ ह्यूमन फेस की। और उसमें मैंने ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ ह्यूमन फेस इसलिए कहा है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बड़ा मजेदार। लेकिन बात हम ये कर रहे हैं कि जो मसाज वगैरह हैं या जो फेशियल्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, उनकी अफादियत क्या है, क्या उससे हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो डिले हो सकता है। आजकल एंटी ग्रेविटी मसाजेस भी आए हुए हैं, फेस को ऊपर की तरफ खींच के मसाज करना। इनके फायदे वायदे भी हैं या वही बस पैसे बटोरने वाला मामला है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अर्मिला जावेद साहिबा मौजूद हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम शिफा जी। तो सबसे पहले ये बताएं कि जो मसाजेस वगैरह होते हैं कि जो एंटी ग्रेविटी और ये फेशियल मसाजेस मुख्तलिफ क्रेयो और हाइड्रा, ये जितने भी हैं, इनसे क्या ये सारे मामला जो हैं वो ठीक हो जाते हैं चेहरे के? देखिए जी, ऐसे होता तो है कि अगर आप एंटी ग्रेविटी मसाज करवा रहे हैं फेस का, तो उसमें आपकी जो इस तरह से मूवमेंट्स होती हैं कि आपकी थोड़ी फेशियल लिफ्टिंग होती है, आपका जो उसमें ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। जो कुछ लोगों को पफीनेस आ रही होती है फेस के ऊपर, वो बेसिकली टाइम के साथ और एज के साथ वहाँ पर पानी जमा हो रहा होता है चेहरे के ऊपर, जिसको हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ की कलेक्शन हो रही होती है फेस पे, ड्रेनेज नहीं होता उम्र के साथ साथ, तो वो ड्रेनेज इम्प्रूव हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स उसकी वजह से शाइन ग्लो आती है चेहरे के ऊपर, थोड़ी कॉन्टोरिंग बेहतर होती है, थोड़ी इंप्रूवमेंट होती है। लेकिन जो ये कहते हैं कि इट्स अ रिप्लेसमेंट टू ऑल एस्थेटिक प्रोसीजर्स, ये गलत बात है। और मेरे ख्याल में ये एक मार्केटिंग टूल ज़्यादा है कंपेयर टू रियलिटी। लेकिन आपने सुना होगा कि कन्वेंशनली बहुत मसाजेस होते थे, फेशियल मसाज। हम ये चीज़ करते थे, हम लोग जी कभी कहते हैं कि दूध के साथ मसाज किया जाता था, कोई और हनी के साथ मसाज किया जाता था, तो फेस बहुत ग्लो करता था, बहुत एंटी एजिंग होती थी। ये चीज़ें बाकी काम करती हैं, एक लिमिट तक काम करती हैं। लेकिन क्या रिप्लेसमेंट है या कोई अल्टरनेटिव है टू लेज़र एंड अदर प्रोसीजर्स, इसके ऊपर थोड़ा ये डिबेटेबल है। अगर बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया जाए तो ऑफ कोर्स आप डिले कर सकते हो, एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। लेकिन अब जब आप स्टार्ट ही बहुत ऐसे टाइम पर कर रहे हो कि जब आपको वाकई एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्या उस वक्त काम करेगा? उस वक्त उतना काम नहीं करता, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं जो कहते हैं हम फेस योगा भी ट्राई कर रहे हैं, हम फेशियल एक्सरसाइजेस भी ट्राई कर रहे हैं, फेशियल मसाजेस भी ट्राई कर रहे हैं, बट दे आर नॉट वर्किंग। तो ये जो फाइन लाइंस और जो रिंकल्स वाला मसला है, जो बुजुर्गी माइल जो लोग होते हैं, ये रिंकल्स वगैरह को भी दूर किया जा सकता है? शिफा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स होती हैं। अब आप ये जो फेशियल मसाज है या ये जो फेशियल्स होती हैं, ये तो वो वाली चीज़ें हैं जो आप घर पे करते हैं, मतलब एक आपकी होम केयर है, ये आपकी चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। आप बहुत छोटी बच्चियों को भी देखेंगे ना, तो अपनी माओं के साथ बैठ के कुछ थोड़ा बहुत फेशियल प्रोसीजर्स कर रही होती हैं आजकल, और माओं को देख के घर में या दादी को देख के कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। कभी वो बेसन के साथ मुँह धो रहे हैं, कभी वो खीरे लगा के, वो चीज़ें जो ये हमारी एक रूटीन, घर के अंदर जो रूटीन होती है वो चीज़ है। इसके बाद आती हैं प्रोडक्ट्स, फिर आप जंप करते हो टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की एक रेस लग जाती है, आप वो बाय करने लग जाते हो। उसके बाद आप जाते हो डर्मेटोलॉजी, हमारी बारी उसके बाद आती है। हमें उस वक्त एक फेस मिलता है या एक शक्ल उस वक्त हमारे सामने आती है जब काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। तो फिर हम लोग ये छोटी मोटी क्रीम्स और इसके साथ समटाइम्स गुजारा नहीं कर सकते। जो लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं या इनलाइटेंड हैं इस चीज़ के बारे में, उनको पता है कि एजिंग तो एक प्रोसेस है, ये आएगा। या वो अपनी माँ को, नानी दादी को देख के उनको आइडिया होता है कि हमारा प्रॉब्लम एरिया आई एरिया है या जॉ लाइन एरिया है, या हमारा एज के साथ हमारी नेक ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, तो वो लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। मैंने देखा है वो लोग हमारे पास ज़रा जल्दी आते हैं जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम नज़र आनी शुरू होती है। बट जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इतनी जल्दी हमारे पास लैंड नहीं होती है। वो आएंगे तो फाइन लाइंस रिंकल बन चुकी होगी या सैगिंग शुरू हो चुकी भी होगी। सो इन दैट केस हम लोग सिर्फ उनको होम रेमेडीज़ या बेसन और खीरे वाली जो एक टोटका होता है या शहद लगा लें, इस पर हम उनको कहते हैं स्टॉप। तो ये जो मतलब शिफा के लिए ही मैं पूछ लेता हूँ कि ये जो मुख्तलिफ आपने टोटके बताए, शहद वाला, दूध वाला, मक्खन लगाने वाला और दही लगाने वाला, और वो बादाम और वो जो खीरा वीरा रखते हैं आँखों पर, ये सारी चीज़ों से क्या वाकई फ़र्क पड़ता है या कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनसे वाकई फ़ायदा होता है? देखिए, वैसे ये तमाम चीज़ें जो आपने लिस्ट बताई ना, कि अगर हम शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर हम ओट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर हम लोग बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं, खीरा आंखों पे रख रहे हैं या टी बैग्स लगा रहे हैं, ये किसी को भी ये चीज़ें नुकसान नहीं देती हैं। नुकसान देने वाली चीज़ें वो होती हैं जिसमें आप ब्लेंड बनाने लग जाते हैं, जो ज़्यादा अग्रेसिव चीज़ें होने लग जाती हैं। जो आपने अक्सर सुना है कि 1 ग्राम ये डालें, आधा ग्राम वो डालें, 1 छटांक ये डालें, पौना छटांक ये वो चीज़ें जब आप कॉम्बिनेशंस करने लगते हैं और उसमें आप लेमन भी ऐड कर रहे हैं, उसमें ब्लेंड बना रहे हैं, तो वो चीज़ फिर आपको नहीं पता कि आपके लिए फ़ायदा है या नुकसान है। रीज़न ये है कि जब ये बहुत सी चीज़ें मिलती हैं तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं,
उसमें साथ में एसिड भी आप ऐड कर रहे हो, जो लीमू है उसके अंदर वो एसिडिक है, उसकी पीएच, ये तमाम चीज़ें जब आप इकट्ठी कॉम्बिनेशन में यूज़ करनी शुरू करते हैं फिर प्रॉब्लम करती हैं। अगर आप इंडिविजुअल एक आंखों के लिए या पूरे फेस के लिए फ्रेश एक खीरे को काट के लगा रहे हैं तो इट्स जस्ट गिविंग यू हाइड्रेशन, इट्स जस्ट गिविंग यू एंटीऑक्सीडेशन, नथिंग मोर। अगर आप सिंपल थोड़ा सा हनी या उसको ओट्स के साथ मिक्स करके लाइट सा मसाज करें वो कुछ आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन जब आप देखते हैं ना कि बहुत लंबे लंबे टोटके आपको इंटरनेट से मिल रहे हैं, आपको यूट्यूब चैनल्स पे मिल रहे हैं, मेरे ख्याल में उससे परहेज़ करना चाहिए और अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, ख़ास तौर पे वो स्किन जो कि इरिटेट हो जाती है। कोई भी क्रीम लगाने से, फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट लगाने से, धूप में जाने से, जिस स्किन पे प्रॉब्लम हो वो लोग ये काम ना करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर हम अब फेशियल्स की और मसाज वगैरह की बात करें तो कौन कौन से मसाजेस हैं, कौन कौन से फेशियल्स हैं और उनके फ़ायदे क्या हैं? कुछ तो बड़े सिंपल से फेशियल्स होते हैं जिसमें सिंपल क्लीनिंग प्रोसीजर होता है, उसमें सीरम आपके स्किन के थ्रू फ्लो करता है, एक्सफोलिएशन होती है, हल्की सी सक्शन होती है, स्किन क्लियर हो जाती है। उसके बाद कूलिंग फेशियल्स आए हुए हैं जिसको कि आप कहते हो क्रायो फेशियल्स, मतलब वो स्किन को ठंडा करते हैं। ठंडा करने का मकसद ये होता है कि जब एकदम स्किन कूल डाउन होती है तो उसके बाद एज अ रिफ्लेक्स वहाँ पे आपकी सर्कुलेशन बढ़ती है स्किन की। जब सर्कुलेशन बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको ग्लो भी मिलेगा, शाइन भी मिलेगा, आपको रिजुविनेशन भी मिलेगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं वो वाले मसाजेस जिसमें थोड़ा थोड़ा सा स्किन के ऊपर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दी जाती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दी जाती है, मतलब करंट नहीं लगता किसी को भी खुदा ना खास्ता, लेकिन ये हल्की हल्की सी एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या एक बैटरी जनरेटेड थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं। उसके साथ आपके फेस के चैनल्स ओपन होते हैं, जो आपके स्किन के चैनल्स हैं वो ओपन होंगे और वो पोर्स थोड़े से डायलेट होंगे, मतलब पोर्स खुलेंगे नहीं, है जो ओपन पोर्स यहाँ पर होते हैं इनकी बात नहीं कर रहे हम लोग। जो स्किन के अंदर ओपनिंग्स होती हैं वो चैनल्स ओपन होते हैं और उसके थ्रू आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्किन के अंदर आसानी से चले जाएंगे। मतलब एक क्रीम जो आप लगा रहे हो शायद उसने उतनी एब्जॉर्प्शन आपको 4 महीनों में नहीं देनी जितनी कि एब्जॉर्प्शन वो एक प्रोसीजर में दे देगा जब आप उसको एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के साथ कोशिश करोगे कि स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये प्रोसीजर्स होते हैं। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर एंटी ग्रेविटी मसाज, वही जो कन्वेंशनल फेस मसाज होते थे उसी की बेसिस के ऊपर इन्हीं मसाजेस को बनाया गया और उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी मिलती है फेस को और आपकी सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज भी होती है और आपकी कोलेजन बूस्टिंग भी होती है। ये तमाम बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि ऑफिस बेस्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ये जो करंट वाला मसाज आपने बताया ये मुझे पसंद आया, ये अलग ज़रा कुछ नया आया है, इसकी ज़रा डिटेल थोड़ी बताएं। वो आपको ऐसे फेस पे फील होता है जिससे हल्की सी स्टिंगिंग सेंसेशन है, हल्की सी स्टिंगिंग सेंसेशन होती है, लेकिन वो एक्चुअली लोगों की अवेयरनेस के लिए कि वो एक आम डिवाइस नहीं है कि कोई भी चीज़ लेके आप उसके साथ कर सकते, नहीं, वो एक प्रॉपर बैटरी ऑपरेटेड एक डिवाइस होती है जिसके साथ आपकी स्किन में वो तमाम सीरम्स, विटामिन सी, विटामिन ए, बूस्टर्स, स्किन बूस्टर्स होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, वो आपकी स्किन के अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि स्विच में आओ लीड है करंट वाला लग गया। लेकिन ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की आपने बात की थी उसका भी थोड़ा बता दें, उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? देखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी के साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए नहीं होते हैं कि इसके अंदर आपको कोई आफ्टर केयर नहीं रिक्वायर्ड होती। मतलब कि जैसा लेज़र में आपने सूरज में नहीं जाना, गर्मी में नहीं जाना, हीट में नहीं जाना फ़ौरन से बाद, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस के साथ ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं आपकी स्किन पे। आप आराम से उस दिन मेकअप भी कर सकते हैं, आप धूप में भी जा सकते हैं, गर्मी में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस के साथ कोई नीडलिंग प्रोसीजर किया हुआ है, क्योंकि कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस होते हैं उसमें साथ नीडलिंग, माइक्रो नीडलिंग भी होती है, उसमें फिर केयर की ज़रूरत होती है। सही, ठीक है। तो अब मीम टाइम है जी, मीम बनाने वालों मीम बना लो। मुझे बताइए कि मैं क्या करवाऊँ अपने चेहरे पर और शिफा क्या करवाएं, किससे फ़र्क पड़ेगा और किस पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? माशाल्लाह जो अभी आप लोग जिस तरह से चल रहे हैं, आप लोगों ने अपना वेट मेंटेन किया हुआ है, आप लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जी रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला प्लास्टिक सर्जरी तक तो जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और वैसे भी पूरी दुनिया जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम नाइफ टू ऑल नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। मतलब वो कहते हैं कि हमें अंडर द नाइफ ना जाना पड़े। ये तमाम जो डिवाइसेस बनी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस और लेज़र्स, और इसमें जो सारी डेवलपमेंट हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि आप कोशिश करते हैं कि हमें सर्जरीज़ ना करानी पड़े। सर्जरीज़ में प्रॉब्लम ये होता है, सर्जरी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ एंटी एजिंग या रिजुविनेशन या वापस अपने आप को रिवर्स बैक करने का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल। आखिर में तो आपने छुरी के नीचे ही जाना है। लेकिन बात यह है कि
सर्जरी से बचने के लिए ये तमाम जो आप कोशिश कर रहे हो कि हम लेज़र्स करवा लें, हम लोग रिजुविनेशन कर लें, हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, हम लोग मसाजेस कर लें, हम लोग कुछ भी कर लें, कुछ भी चीज़ें कर लें, ये इसीलिए है कि आपको जैसा पहले एक होता था कि जी उस फलानी एक्ट्रेस ने तो जी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, तो बड़ी वो खबरें एक बनती थी वैसे। टैबू था दुनिया के लिए कि भाई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवानी है। अभी ये टैबू चेंज हो गया है। सब कहते हैं कि हमने अपने आप को ब्यूटीफाई करना है, हमने अपने आप को मेंटेन करना है, अच्छा रखना है। अब अच्छा और मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि स्टेज 1 अगर रिंकलिंग की है या स्टेज 2 आपकी जॉ की जो आपकी सैगिंग है, अगर उसकी तो उस पर सर्जरी होती ही नहीं है। उसके लिए फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि आप स्टेज 3 स्टेज 4 तक पहुँचे, तो कोई बंदा भी इंतज़ार नहीं करना चाहता। तो जब आप स्टेज 1 पे आते हैं रिंकलिंग के, सैगिंग के और इस तमाम चीज़ के, तो हम ये तमाम प्रोसीजर्स आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बिल्कुल सही, वो एक खास वक्त होता है जिस पे आप क्या करते हो कि आप अपना वो जो स्टेज 1 है आप वहीं पे रुक जाते हो, बल्कि उससे कोशिश करते हैं कि आप स्टेज 0 पे चले जाएं। अगर आप स्टेज 2 पे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप स्टेज 1 पे चले जाएं, ताकि आप उसको रिवर्स बैक साइकिल को लेके जाएं। लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा तो आप पास ऑन करते जाते हैं नेक्स्ट स्टेजेस के ऊपर, लेकिन जब आप स्टेज 3 पे या ग्रेड 3 ग्रेड 4 पे पहुंचते हैं, देन यू हैव टू गो अंडर। बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर अर्मिला, अपना वक्त दिया और चेहरे की जो बेहतरी है, शादाबी है, उसके हवाले से बातचीत की। आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन,